आज के पाठ का शीर्षक है आवारा मसीहा लेखकीय संघर्ष के शिखर। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप शरत चंद्र किस तरह की परिस्थितियों में लेखक बने यह जान सकेंगे। शरत को स्त्री जीवन का चितेरा कहने का आशय जान सकेंगे। शरत की दृष्टि में लेखक के लिए अनुभवों की अनिवार्यता को जान सकेंगे। शरत आवारा मसीहा कैसे बने यह जान सकेंगे। शरत चंद्र के 57वें जन्मदिन पर बंग महिलाओं ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा था, पराधीन देश के अधःपतित समाज की असहाया अंतःपुरचारिणियों के हृदय की मूक आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया है। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निबिड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्ततम पता पा लिया है। हे नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, हम लोग तुम्हारी वंदना करती हैं। वंग महिलाओं ने यह अभिनंदन इसलिए किया कि शरत ने अपने उपन्यासों में स्त्री जीवन के दारुण दुखों को बहुत ही मार्मिक ढंग से निरूपित किया है। यह विडंबना ही है कि शरत जीवन भर स्त्री की उपस्थिति और उसके प्रति अतीम स्नेह के कारण अपने आसपास के परिवेश की उपेक्षा सहते रहे। समाज के पाखंड से दूर वे जो अनुभव करते थे वह करते और कहते थे। समाज को उनका यह रूप पसंद नहीं था, इसलिए उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे, पर शरत ने इन आरोपों का कभी उत्तर नहीं दिया और इन आरोपों के कारण उन्होंने अपना मार्ग ही बदला। इस दृढ़ता ने उन्हें बंगला भाषा का सर्वश्रेष्ठ कथाकार बनाया। कहना न होगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर का समकालीन होना भी शरत के लिए एक चुनौती जीवन भर बनी रही। इसलिए शरत कहा करते थे कि मेरे अलावा इतनी अच्छी कहानी कविगुरु ही लिख सकते हैं। कविगुरु ने भी उनकी प्रतिभा को पहचान कर ही लिखा था। वह नवीनतम नेता जिसने मुक्ति के मार्ग के द्वारा बंगाली उपन्यास को आधुनिक विश्व साहित्य की भावना के पास लाने का कार्य किया है, शरत चंद्र है। उन्होंने हमारी भाषा को नई शक्ति दी है। अपनी कहानियों में उन्होंने बंगाली हृदय को नई दृष्टि के प्रकाश से आलोकित किया है। उन्होंने जनता के व्यक्तित्व की छिपी हुई साधारण बातों के जीवंत महत्व को प्रकट किया है। उन्होंने एक उपन्यासकार के लिए जो सर्वोत्तम पारितोषिक हो सकता है पा लिया है। उन्होंने संपूर्ण रूप से बंगाली पाठकों का हृदय जीत लिया है। कविगुरु का यह कथन शरत की बहुमुखी प्रतिभा और कथा साहित्य में उनके अपूर्व योगदान को रेखांकित करता है। शरत चंद्र का जन्म बंगाल के एक साधारण से गांव देवानंदपुर में 15 सितंबर 1876 को हुआ था। उनके पिता मोतीलाल स्वप्नजीवी थे। संसार की यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं था। मोतीलाल के पिता बैकुंठनाथ भी आदर्शवादी थे। उन्होंने क्रूर और अत्याचारी जमींदार के पक्ष में गवाही देने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर जमींदार ने उनकी हत्या करा दी थी। तब मोतीलाल बहुत छोटे थे। उनकी मां ने शिशु पुत्र को गोदी में चिपटा छुपाकर बड़ा किया था, जिसके कारण उन्हें जमीनी यथार्थ का सामना नहीं करना पड़ा। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी शरत की मां निभाती थी। निश्चित आर्थिक स्रोत न होने के कारण घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए शरत का बाल्यकाल अत्यधिक अभावों में व्यतीत हुआ। मां न जाने कैसी गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था।
शरद के उपन्यासों में माँ के जो विरल उदात्त चरित्र मिलते हैं वे सब अपनी माँ भुवन मोहिनी के ही प्रतिरूप हैं। उन्होंने माँ के इस ऋण को जीवन भर अनेक रूपों में स्वीकार किया था। शरद जब 5 वर्ष के हुए तब उन्हें गांव के ही प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। बचपन में वे बहुत शरारती थे, इसलिए पाठशाला में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनकी शिकायत न होती हो। पंडित जी क्रोधी तो थे ही, साथ ही शरद की शरारतों से भी वे परेशान रहते थे। एक दिन क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ की क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। एक तो पति के कुछ काम न करने के कारण घर की बदहाली तथा दूसरे बेटे की आवारगी के कारण उन्हें चिंता थी कि उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही कष्टमय हैं। एक दिन जब बहुत परेशान थीं तो उनकी सास ने समझाते हुए शरद के लिए कहा, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। शरद का आरंभिक बचपन अपने गांव देवानंदपुर में बीता। फिर वे माँ के साथ अपनी ननिहाल भागलपुर चले गए और 12 वर्ष की अवस्था में फिर अपने गांव लौट आए। देवानंदपुर और भागलपुर की यादें उनके मन को मथ रही थीं। ननिहाल संपन्न थी और नाना केदारनाथ आदर्शवादी, लेकिन छोटे नाना अमरनाथ पर नवयुग की हवा का प्रभाव पड़ चुका था। शरद को बंकिम चंद्र के बंग दर्शन से परिचय उन्हीं के माध्यम से हुआ था। बंग दर्शन में ही कविगुरु की युगांतरकारी रचना आँख की किरकिरी प्रकाशित हुई थी, जिसे पढ़कर शरद को अतीब आनंद की अनुभूति हुई थी। कुछ समय के लिए वो अपने दुखों को भूलकर उसी में खोया रहा था। शरद के समक्ष एक और घर के अभाव थे। बौद्धिक प्रखरता के बावजूद पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। संग साथ जिन लोगों का था वे सब शरारती थे, इसलिए शरारत करने और दूसरों को चढ़ाने परेशान करने में आनंद आता था। तो दूसरी ओर ननिहाल पक्ष की भौवित दुनिया को देखकर उनका मन कुछ देर के लिए देवानंदपुर से भागलपुर में विचरण करने लगता था। वे सोच नहीं पा रहे थे कि जीवन का रास्ता किधर से जाना चाहिए। साहित्य में उनका मन सबसे अधिक लगता था। अपने पिता की अधूरी कहानियों को उन्होंने पढ़ लिया था, जिन्हें पूरा करने की जिद भी उनके मन में उठने लगी थी। लेकिन आर्थिक कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे। माँ और पिता की मृत्यु के बाद वे अकेले पड़ गए थे। घर में छोटे भाई तथा बहन का दायित्व निभाने में वे असफल हो रहे थे। पारिवारिक दायित्व के प्रति वे सजग थे, लेकिन मन पढ़ने लिखने में लगता था। इन दोनों स्थितियों में सामंजस्य बैठा पाना उनके लिए कठिन था। उन्होंने निश्चय किया और जीविका अर्जन के लिए 26 वर्ष की आयु में बर्मा चले गए। रंगून में उनके मौसा गोरनाथ बड़े वकील थे। वे चाहते थे कि शरद भी पढ़कर अच्छा वकील बने, लेकिन नियति को यह स्वीकार नहीं था। जीवन की अनेक असफलताएं शरद की प्रतीक्षा करती रहती थीं। वे जो चाहते थे वह होता नहीं था और जिसे नहीं चाहते थे वह उनके गले पड़ता था। ऐसी अनेक घटनाओं ने शरद के जीवन का निर्माण किया था। वे मन से बहुत भावुक थे। अपनी माँ की तरह किसी का दुख देखकर वे उसके प्रति अपनी स्थिति से अधिक सहायता करते थे। उनके अभावों और उपेक्षाओं का एक बड़ा कारण उनकी भावुकता भी है। भावुकता के कारण एक ओर उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े, तो दूसरी ओर एक बड़े कथाकार की आधारभूमि भी इन्हीं अयाचित संकटों ने निर्मित की। रंगून छोड़कर कलकत्ता आने तक वह प्राय अंधकार में छिपा रहा, पर इसी अवधि में उसने अपने आप को उस जीवन के लिए तैयार कर लिया जो उसे प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाने वाला था। एक कृतिकार के लिए मानव का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और सर्वहाराओं के बीच में रहते हुए वो यही करता रहा। अपने को उनके साथ पूर्ण रूप से एकाकार करके उसने उनकी भावनाओं का अध्ययन किया था और अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा को खोज लिया था। कलकत्ते में शरद 26 वर्ष तक रहे, लेकिन परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 26 वर्ष की अवस्थाओं में वे रंगून जीविका और निश्चित जीवन के लिए गए थे, पर वहाँ भी उनका दुर्भाग्य उनके साथ ही गया था।
1907 की नवंबर में हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए 6 माह तक कलकत्ते में रहे, पर मिले किसी से नहीं। बर्मा के जीवन के किस्से उनसे पहले कलकत्ता पहुंच चुके थे। बर्मा लौटकर अपने मित्र विभूति भूषण भट्ट को एक लंबे पत्र में उन्होंने अपनी मन की व्यथा उड़ेलते हुए लिखा, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है जीवन मेरा, कैसे अर्थहीन, निष्फल, नीरस दिन, मास, वर्ष सिर पर से गुजर जाते हैं, सोच नहीं पाता। भगवान ने जब बुद्धि दी थी तो थोड़ी सुबुद्धि भी दे सकते थे, नहीं दी तो इतना प्यार करना क्यों सिखाया। प्यार करने के लिए एक पात्र मुझे भी दे देते तो क्या उनके विश्व में मनुष्यों की कमी पड़ पाती। नहीं जानता यह उनका कैसा न्याय है। सोचता हूँ जो मेरे आत्मीय बंधु बांधव हैं उन सभी का मैं घृणा का पात्र हूँ। इस बात का ज्ञान कितना मर्मांतक है, यह बताने पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। जानता हूँ विश्वास करने का कोई मार्ग ही मैंने नहीं छोड़ा है। चिर प्रवासी, दुखी, कुत्सित आचार वाला मैं किसी के सामने आने की योग्य नहीं हूँ। यह आत्मबोध शरत के मन को कितना दुखी करता होगा, इसकी बानगी उनके उपन्यास श्रीकांत और चरित्रहीन में देखने को मिलती है। शरत ने जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसका उत्तर उन्हें देना पड़े, पर परिस्थितियों ने आजीवन इस तरह घेरे रखा कि वे उनसे मुक्त भी नहीं हो पाए। पर इस बेचैनी के बिना क्या शरत बांग्ला भाषा के इतने बड़े कथा शिल्पी बन सकते थे। अभावों, उपेक्षाओं और अस्थिरताओं ने ही शरत के कथाकार का निर्माण किया था। तभी तो उन्होंने आत्मकथा लिखने के गुरुदेव के आदेश का उत्तर देते हुए कहा था, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। यह सहज उत्तर है, लेकिन इसकी व्यंजना बहुत सारे अर्थ खोलती है। बर्मा जाने के लगभग 4 वर्ष बाद शरत की कहानी बड़ी दीदी चर्चित पत्रिका भारती के अप्रैल-मई 1907 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसे पढ़कर लोगों ने समझा कि यह कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने छद्म नाम से लिखी होगी। उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना किया, लेकिन लोगों को चैन नहीं था। उन्होंने टैगोर को कहानी पढ़वाई, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, सचमुच रचना बड़ी चमत्कारपूर्ण है, लेकिन मेरी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की है, पर जिसकी भी हो वह असाधारण रूप से शक्तिशाली लेखक है। कुछ भी करो, उसका पता लगाओ, उसे पकड़ लाओ। बंगाल में उसके जोड़ का लेखक नहीं मिल सकता। बंगला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर असाधारण कवि थे। शरत के कथाकार को उनकी स्वीकृति अर्थ रखती थी, लेकिन शरत रंगून में 100 रुपये की क्लर्की करते हुए जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे उसमें इस प्रसिद्धि का कोई अर्थ नहीं था। वे अपनी प्रतिभा से अनजान थे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। कलकत्ता में उनके जितने भी मित्र थे वे सब उन्हें लगातार लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उस समय की साहित्यिक पत्रिकाएं उन्हें प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रही थीं, लेकिन शरत अपनी तरह से इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अपने रंगून प्रवास में भी जिस प्रकार सर्वहारा वर्ग के निकट रहकर जीवन की यथार्थ को देख और अनुभव कर रहे थे, वह सब उनके लेखन का आधार तैयार कर रहा था। लगभग 13 वर्ष वे बर्मा में रहे और 1916 में जब कलकत्ता लौटे तब वे 39 वर्ष के हो चुके थे। अपने जीवन का 2/3 भाग वे पूरा कर चुके थे। कलकत्ता पहुंचने से पहले उनकी कहानियां प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी थी। चरित्रहीन तथा देवदास का सृजन हो चुका था। अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वे ही बड़े लेखक हैं। प्रमथ को उन्होंने लिखा, प्रमथ, एक अहंकार की बात कहता हूँ, माफ़ करना, यदि करो तो कहूँ, मुझसे अच्छे उपन्यास और कहानी रवि बाबू को छोड़कर कोई नहीं लिख सकेगा। जब यह बात समझ लो उसी दिन मुझसे लिखने के लिए कहना, उससे पहले नहीं। तथा अपने मामा उपेंद्रनाथ को और भी स्पष्ट शब्दों में लिखा, मुझसे अच्छा मर्मज्ञ आज के युग में एक रवि बाबू को छोड़कर और कोई नहीं है। यह मत सोचना कि मैं गर्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरी निर्भरता कहो चाहे गर्व ही कहो, मेरी धारणा यही है। यह धारणा बंग समाज की स्वीकृति के बाद ही पुख्ता हुई थी, इसलिए अहम की अभिव्यक्ति नहीं है। कविगुरु शरत के लिए हमेशा चुनौती बने रहे। हर रचना में वे रवि बाबू से आगे जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि टैगोर की जहाँ सीमा है उससे आगे जाकर वे ऐसा कुछ लिखें
कि लोगों के मन को छुए। अपने 2/3 जीवन में उन्होंने जिस प्रकार की उपेक्षा झेली थी, उसने उन्हें उन लोगों के निकट खड़ा किया जो जीवन संघर्ष में पिस रहे थे। शरत अपनी पूरी संवेदना के साथ उनके साथ खड़े रहे। इसलिए जीवन यथार्थ का जो रूप उनके यहाँ मिलता है, वह दूसरा किसी के यहाँ नहीं मिलता। बंग समाज की इस विशिष्ट अभिव्यक्ति और उपस्थिति से चकित होकर ही उनकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर कविगुरु ने अपने मन की बात करते हुए कहा था, आज शरत चंद्र के अभिनंदन में विशेष गर्व अनुभव करता हूँ, यदि मैं उनके यह कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो, किंतु उन्होंने किसी के हस्ताक्षरित परिचय पत्र की अपेक्षा नहीं की। आज उनका अभिनंदन देश के घर घर में स्वतः ही उच्छ्वासित हुआ है। उन्होंने बंगाली वेदना के केंद्र में अपनी वाणी का स्पंदन पैदा किया है। साहित्य में उपदेष्टा से सृष्टा का आसन बहुत ऊंचा है, चिंता शक्ति का वितर्क नहीं। कल्पना शक्ति की पूर्ण दृष्टि ही साहित्य में शाश्वत मर्यादा के पद पर प्रतिष्ठित है। कवि के आसन से मैं विशेष रूप से उसी सृष्टा शरत चंद्र को माला अर्पण करता हूँ, वे शतायु होकर बंगला साहित्य को समृद्ध करें। प्रायः 2 समकालीनों में परस्पर ईर्ष्या होती है, जो एक समय तक रवि बाबू और शरत में भी थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के वैशिष्ट को पहचाना और उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकृत भी किया। यही कारण है कि शरत उन्हें अपना गुरु मानते थे और रवि बाबू उन्हें बंग समाज की निगूढ़तम वेदना की अभिव्यक्ति का कथाकार। आवार मसीहा के जीवनीकार विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जीवनी क्या है? अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। इसमें वे ही घटनाएं पिरोई जाती हैं जिनमें संवेदना की गहराई हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो। घटनाओं का चयन लेखक किसी नीति, तर्क या दर्शन से प्रभावित होकर नहीं करता। वह गोताखोर की तरह जीवन सागर में डूब डूब कर मोतियाँ चुनता है। सशक्त और सच्ची संवेदना की हर घड़ी वही मोती है। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। जीवनी लेखन कठिन और दुस्साध्य कार्य है। इसके प्रणयन में एक और लेखक की प्रसिद्धि का मानक तो दूसरी ओर जनश्रुति की प्रामाणिकता रहती है। जीवनीकार दोनों की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। शरत की जीवनी इसलिए भी कठिन है कि बंगाल में जितने लोग उनके लेखन के दीवाने हैं, उससे कम उनके जीवन के प्रति हिकारत भाव रखने वाले भी नहीं हैं। उनका आरंभिक जीवन तो तमाम तरह के कष्टों में बीता, लेकिन बाद का जीवन भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से नहीं जिया। इसलिए उनके बारे में तमाम तरह के प्रतिवाद समाज में फैले हुए थे, जिनका प्रतिकार वे अक्सर नहीं करते थे। वे मानते थे कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे, लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो वे उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर नहीं। यह कुछ सीमा तक तो सही है, लेकिन जीवनीकार के लिए असंभव है, क्योंकि जीवन तो जीवन ही होता है। उसे बहुत पवित्रता के साथ नहीं जिया जा सकता। जो लोग अत्यधिक पवित्रता का आग्रह पालते हैं, वे उन जीवन अनुभवों से वंचित रह जाते हैं जो एक बड़े लेखक की पूंजी होती है। शरत अपनी इसी पूंजी के बल पर बड़े लेखक बने थे। उनके यहाँ जिस प्रकार के पात्र आते हैं, वे सब कुलीन या कुलीनता का आवरण ओढ़े हुए नहीं हैं। वे सब सामान्य और अति सामान्य पात्र हैं। शरत उनके दैनंदिन जीवन के हिस्सा थे। विष्णु प्रभाकर ने उनके चरित्र के बारे में फैले प्रतिवादों के बारे में लिखा है, शरत बाबू के चरित्र को लेकर समाज में जो भ्रांत धारणा बन गई थी, उसकी चर्चा करना असंगत न होगा। कलाकार का चरित्र साधारण मानव से किसी न किसी रूप में भिन्न होता ही है। फिर शरत बाबू तो बचपन से ही अभाव और अपमान के उस वातावरण में जिए जहाँ आदमी या तो विद्रोह कर सकता है या आत्महत्या। उनके अंतर में जो साहित्यकार सोया पड़ा था, उसने उन्हें पहला मार्ग अपनाने की ही प्रेरणा दी। इसलिए उन्होंने तत्कालीन समाज के कठोर विधि विधान को मानने से इनकार कर दिया। सदाचार के प्रचलित मानदंडों पर
चोट करते हुए उन्होंने वही किया जो यथास्थितिवादी मुखियाओं के लिए अनुकरणीय था। तब वे चरित्रहीन का विरदन न पाते तो आश्चर्य ही होता। लोग उनके बारे में कुछ भी कहते रहें, पर वे अपने बारे में निश्चिंत थे। इसलिए कहा करते थे, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया, पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। स्त्री साहचर्य के लिए वे जितने बदनाम थे, उसके लिए उन्होंने लिखा, नारी जाति के संबंध में मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और अब भी नहीं हूँ। यह उनके चरित्र की दृढ़ता है। इसलिए सामान्य नारियों ने तो उनका अभिनंदन किया ही था, वेश्याएं भी उन्हें दादा ठाकुर मानकर सम्मान करती थीं। शरत के यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, कोई पाखंड नहीं था, बल्कि कई बार तो वे लोगों को चढ़ाने के लिए वह सब करते थे जो संभ्रांत समाज में करणीय नहीं होता था। इसमें उन्हें आनंद आता था। वे ऊंचे दर्जे के किस्सा गो तथा बैठकबाज थे। एक किस्से को वे कई कई रूपों में सुनाते थे और कहा करते थे कि किस्सा मेरा है, इसलिए मेरी इच्छा मैं जिस रूप में सुनाऊं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी आत्मा को कष्ट हो और समाज में अनीति का प्रसार हो। मैंने अनीति का प्रसार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। विष्णु प्रभाकर ने कठोर परिश्रम से शरत के जीवन की विसंगतियों में से उस महान कथाकार को खोज निकाला है जिसकी कलम ने मनुष्यता के मानदंड निर्धारित किए थे। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्य के अमर शिल्पी शरत चंद्र की जीवनी लिखकर कथाकार के अंतर और बाहर को रेखांकित किया है। महान कथाकारों का जीवन सामान्य नहीं होता। वे जिन अभावों और उपेक्षाओं से निकलकर जीवन के चित्र अंकित करते हैं, उन चित्रों में न केवल अपना समय बल्कि पूरी जातीय परंपरा होती है। शरत ने बंगला साहित्य की उसी जातीय परंपरा को नया रूप देने का कार्य किया है जो बंकिम और रवि बाबू ने अपने महान लेखन से स्थापित की थी। कहा जाता है कि बंकिम का विकास रविंद्रनाथ में है तो रविंद्रनाथ का विकास शरत में। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने का जिम्मा उनके जीवनीकार विष्णु प्रभाकर बहुत गंभीरता के साथ निभाया। इसलिए आवारा मसीहा केवल जीवनी ही नहीं है, बल्कि औपन्यासिक जीवनी है।